हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो और अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और आज का हमारा चैप्टर है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9 हिस्ट्री पार्ट 7। प्यारे बच्चों, पार्ट 6 में हमने आपको बताया था किस प्रकार से फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम इस्टेब्लिश हो जाता है और पावर का डिवीजन कर दिया जाता है। जो नेशनल असेंबली के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था किंग लुई 16 है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। याद रखना लेकिन जो किंग लुई 16 है वो मजबूरी में उसको एक्सेप्ट करता है क्योंकि उसको मालूम हो जाता है जगह जगह विद्रोह हो रहे हैं, जगह जगह पर क्रांतियां हो रही है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए नेशनल असेंबली के द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लेता है। अब हम देखेंगे इस वाले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फ्रांस में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश किया गया था उसको भी खत्म कर दिया जाता है और फ्रांस में कैसी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाती है? रिपब्लिक। रिपब्लिक कैसी गवर्नमेंट होती है? प्यारे बच्चों, रिपब्लिक इज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट एज वेल एज हेड ऑफ द स्टेट। ऐसी गवर्नमेंट को हम कहते हैं रिपब्लिक। सो इसमें देखिएगा क्या होता है, फ्रांस में सिचुएशन कैसी बनी हुई है? टेंस सिचुएशन बनी हुई है, यानी कि बहुत ही तनावपूर्ण सिचुएशन बनी हुई है। जगह जगह क्रांतियां हो रही है, जगह जगह विद्रोह हो रहे हैं। तो फ्रांस में सिचुएशन जो है एट प्रेजेंट में कैसी है? टेंस वाली बनी है, बहुत ही तनावपूर्ण सिचुएशन बनी हुई है। तो इसमें क्या होता है, जो लुई 16 है, लुई 16 आप याद रखना प्यारे बच्चों, जो लुई 16 ने जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया था, नेशनल असेंबली के द्वारा जो बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया था वो मजबूरी में किया था। लेकिन एक्चुअली वो राजा था, ये खुश नहीं था कि इसकी पावर खत्म की जाए, लेकिन मजबूरी है। मजबूरी क्या है? जगह जगह क्रांतियां हो रही है, जगह जगह विद्रोह हो रहे हैं, अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसने एक्सेप्ट किया। लेकिन इसके साथ साथ इसने अपने देश के साथ बहुत बड़ा धोखा भी किया। क्या किया? देखिएगा, लुई 16 क्या करता है, सीक्रेटली नेगोशिएशंस करता है, यानी गुप्त रूप से बातें करता है। जो नेबरिंग कंट्रीज के राजा हैं उनसे बात करता है। किंग ऑफ पर्शिया से जाकर के मिलता है और उसको कहता है कि आप अपनी सेना लेकर आइए और जो हमारी फ्रांस की जनता है उस पर अटैक कीजिएगा ताकि जो क्रांतियां विद्रोह खत्म हो जाएंगे और फिर से मैं फ्रांस का राजा बन जाऊंगा। देखो यानी किस प्रकार से, यानी कि दैट इज कॉल्ड ट्रीजन, इसे कहते हैं देशद्रोह कहते हैं, यानी हम अपने ही देश के खिलाफ दूसरे को अटैक करने के लिए कह रहे हैं। दिस सिचुएशन इज नोन एज ट्रीजन। तो इस प्रकार से लुई 16 पर्शिया के राजा से बात कर लेता है और भी जो ऑस्ट्रिया है उसके राजा से भी बात कर लेता है और ये ऑस्ट्रिया और पर्शिया फ्रांस पर अटैक करने के लिए रेडी भी हो जाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट है नेबर्स हैं, और भी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं फ्रांस के वो बहुत ही वरीड हैं। किसको लेकर के? जो फ्रांस में जो घटनाएं हो रही हैं, फ्रांस में जो क्रांतियां हो रही हैं, फ्रांस में जो विद्रोह हो रहे हैं, उनको लेकर के जो नेबरिंग कंट्रीज वो भी बहुत चिंतित है। प्यारे बच्चों याद रखो अपने लाइफ में, जब भी हमारे पड़ोस में यानी कि हमारे नेबर में यदि कोई अच्छा या कोई भी बुरा काम होता है उसका इम्पैक्ट हम पर जरूर होता है। तो इसलिए सेम सिचुएशन यहाँ पर है। जो इंसिडेंट फ्रांस में हो रहे हैं तो नेबरिंग कंट्रीज भी क्या है? चिंतित है। वो क्यों चिंतित है? उनकी सबसे बड़ी चिंता का कारण ये है कि उनको लगता है कि जैसे फ्रांस की जनता ने अपने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया था उसी प्रकार से हमारी जनता भी हमारे खिलाफ विद्रोह न कर दे। इस सिचुएशन को लेकर के ये चिंतित हैं नेबरिंग कंट्रीज। अब देखो, अब लुई 16 ने क्या किया? पर्शिया, ऑस्ट्रिया से बातें कर ली, गुप्त रूप से बातें कर लिए, अटैक करने के लिए रेडी कर लिया। लेकिन ये लुई 16 की ये वाली बातें हैं, नेशनल असेंबली को ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जो फ्रांस की नेशनल असेंबली है उसको ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हमारे राजा ने गुप्त रूप से ऑस्ट्रिया और पर्शिया के राजा से बात की है और अटैक करने के लिए बात की है। तो इस बात को लेकर के नेशनल असेंबली क्या करती है? फ्रांस की नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया इन एडवांस इन अप्रैल 1792। तो नेशनल असेंबली घोषणा कर देती, युद्ध की घोषणा कर देती है, ऑस्ट्रिया और पर्शिया के खिलाफ में युद्ध की घोषणा कर देती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, फ्रांस के अंदर बहुत सारे प्रांतों से यानी कि बहुत सारे प्रांतों से वॉलंटियर्स आ जाते हैं
यानी कि अपनी इच्छा से सेना में भर्ती होने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है उनका देश एक संकट से जूझ रहा है। अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपने देश की सुरक्षा करने के लिए फ्रांस के अलग अलग पार्ट से वॉलंटियर आ जाते हैं ताकि आर्मी को ज्वाइन किया जाता है, आर्मी को ज्वाइन किया जाए और युद्ध किया जाए। अभी हम देखते हैं कि इस युद्ध को कैसे देखा जाता है। इस युद्ध को देखा जाता है कैसे, पीपल वर्सेस किंग्स एंड अरिस्टोक्रेसीज। इस युद्ध को देखा जाता है, जनता कैसे देख रही है इस युद्ध को, मानती है जनता कि जनता का युद्ध किससे हो रहा है, राजाओं से हो रहा है। यानी कि इस प्रकार इस ऐसा मान करके बहुत सारे लोग सेना में भर्ती होते हैं। और इसमें हम देखते हैं बहुत सारे जो ये वॉलंटियर्स हैं, बहुत सारे देशभक्ति के सॉन्ग गाते हैं, बहुत सारे तराने गाते हैं। इनमें से एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है जो देशभक्ति का सॉन्ग है, उसका नाम है मार्शल्स। क्या है, मार्शल्स। ये सॉन्ग, दिस सॉन्ग वाज कंपोज्ड बाय रोजेट द लाइल। रोजेट द लाइल के द्वारा एक बहुत ही यानी फेमस सॉन्ग है, कंपोज किया गया है। उस सॉन्ग का नाम है मार्शल्स। मार्शल सॉन्ग दैट वाज कंपोज्ड बाय रोजेट द लाइल। एक बात याद रखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आता है, याद रखिए मार्शल्स है क्या। मार्शल्स एक प्लेस है फ्रांस में, और वहाँ के वॉलंटियर्स जब पेरिस की तरफ जाते हैं आर्मी ज्वाइन करने के लिए, तो सबसे पहले ये सॉन्ग गाते हैं। ये सॉन्ग देशभक्ति का सॉन्ग ये लोग गाते हैं। तो इस सॉन्ग का नाम भी मार्शल्स ही रख दिया गया। मार्शल्स एक जगह है, उसी जगह के नाम पर इस सॉन्ग का नाम मार्शल्स रख दिया है। और आजकल ये सॉन्ग है, ये क्या है, नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। क्या है, नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस है ये आजकल ये वाला सॉन्ग है। अभी हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं। अभी जो ज्यादातर मेन हैं युद्ध करने के लिए चले गए हैं, सीमाओं पर युद्ध करने के लिए चले गए हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ा रोल प्ले किया जाता है, दैट इज प्लेड बाय वीमेन। यानी कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, औरतों पर आ गई। औरतों को सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या निभाना पड़ रहा है, उनको अपने बच्चों की देखभाल के साथ साथ अर्निंग भी कमानी पड़ रही है, क्योंकि मैन घर पर नहीं है, वो युद्ध करने के लिए चले गए हैं। ठीक है ना, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो कौन प्ले करे, वीमेन प्ले करे, औरतें प्ले करे। उनको अपने घर की देखभाल भी करना है, बच्चों की देखभाल भी करना है, प्लस में दे हैव टू गो फॉर अर्निंग्स। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले बाय वीमेन। नेक्स्ट देखते हैं। अब बहुत सारे लोग, फ्रांस के बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि इस जो क्रांतियां हो रही इनको और आगे बढ़ाया जाए। ऐसा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि याद रखना 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था फ्रांस का, उसमें राइट टू वोट सिर्फ रिच पीपल को दिया गया था, सभी लोगों को राइट टू वोट नहीं दिया गया। अब ये सारे लोग कह रहे हैं कि हमें सभी को राइट टू वोट मिलना चाहिए, यानी कि वोट डालने का अधिकार सभी को मिलना चाहिए। तो इसलिए बहुत सारे लोगों का मानना है इन क्रांतियों को और आगे बढ़ाया जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलिटिकल क्लब्स। फ्रांस में बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं। पॉलिटिकल क्लब्स हैं क्या, ये क्या है, इन पॉलिटिकल क्लब्स में जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनके बारे में डिस्कशन होता है, उनके बारे में कैसे एक्शन होना चाहिए, इन सभी बातों को लेकर के डिस्कशन होता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल क्लब है, उसका नाम है जैकोबिन्स। जैकोबिन्स बहुत ही मोस्ट फेमस यानी पॉलिटिकल क्लब है। इस जैकोबिन का नाम कैसे पड़ा, कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब, है ना, एक व्यक्ति है, कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर इस पॉलिटिकल क्लब का नाम पड़ गया जैकोबिन्स। ये मोस्ट फेमस पॉलिटिकल क्लब ऑफ फ्रांस। अभी हम देखेंगे जैकोबिन्स जो क्लब्स हैं उसके मेंबर्स कौन हैं। मेंबर्स हैं लेस प्रोस्पेरस पीपल, यानी कि ज्यादा अमीर लोग नहीं हैं, बेचारे गरीब लोग ही हैं इस पॉलिटिकल क्लब के मेंबर। देखिए कौन कौन है, स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, शू मेकर्स हैं, पेस्ट्री कुक्स हैं, वाश मेकर्स हैं, प्रिंटर्स, सर्वेंट्स, डेली वेज वर्कर्स। These are the member of Jacobin clubs. नेक्स्ट हम देखते हैं इनमें इनका लीडर कौन है, लीडर है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर वाज द लीडर ऑफ दिस जैकोबिन क्लब्स। सो प्यारे बच्चों, जैकोबिन्स डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं, टू वेयर लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स, टू वेयर लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स। ये इन्होंने डिसाइड किया कि ये जो लंबी धारीदार जो पतलून है वो पहनेंगे। ऐसा क्यों किया भाई, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनने का क्या मकसद था, दे वांट टू शो सेपरेट। वो अपने आप को जो नोबल्स हैं,
अरिस्टोक्रेटिक लोग हैं, जो रिच लोग हैं, उन जो फैशनेबल सोसाइटी है, फैशनेबल सोसाइटी में क्या है, नोबल्स हैं, अरिस्टोक्रेटिक लोग हैं, ये फैशनेबल सोसाइटी के लोग हैं। तो ये जेकोबिन से इन अपने आप को अलग दिखाना चाहते हैं। दे वांट टू शो सेपरेट देमसेल्व्स फ्रॉम नोबल्स एंड अरिस्टोक्रेटिक पीपल। सो इनसे अलग दिखाने के लिए तो इन्होंने एक अपना एक यूनिफॉर्म बना ली। तो कैसी है ये, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स है। हम आपको इसका फोटो भी दिखाते हैं, देखिएगा। ये वाली लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स हैं, आप ये देख रहे हैं। एक इसमें जेंट्स है, एक लेडी है, इनको दिखाया गया है। और इसमें जो इसके अलावा जो मैन है उसने रेड कैप भी पहनी हुई है, इसका भी हम इम्पोर्टेंस आपको बताने वाले हैं। तो इस प्रकार की जो ड्रेस है ये पहनना शुरू कर दिया। किन्होंने पहनना शुरू कर दिया है, जेकोबिन्स ने इस प्रकार के जो ड्रेस है पहनना शुरू कर दिया है। क्यों ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये अपने आप को जो नोबल्स है उनसे अपने आप को सेपरेट दिखाना चाहते हैं। दे वांट टू शो देमसेल्व्स सेपरेट फ्रॉम नोबल्स। सो नेक्स्ट है, दे प्रोक्लेम्ड, और जेकोबिन्स ने ऐलान कर दिया किसका, एंड ऑफ पावर। मीन्स दे प्रोक्लेम्ड द एंड ऑफ पावर्स ऑफ द नोबल्स थ्रू दिस एक्शन। और इसके बाद है जो फैशनेबल नोबल्स लोग क्या पहनते थे, नोबल्स क्या पहनते थे, नी ब्रीचेस। याद रखिएगा, नोबल्स क्या पहनते हैं, नी ब्रीचेस। और जेकोबिन्स ने क्या पहनना शुरू किया है, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स। ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। इसके अलावा अब जो जेकोबिन्स हैं, जो लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहने हुए हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है सांस प्लूटोस। क्या कहते हैं, सांस प्लूटोस कहा जाता है। सांस प्लूटोस का मीनिंग क्या है, विदाउट नी ब्रीचेस। क्या मीनिंग है इसका, विदाउट नी ब्रीचेस। और इसके अलावा जो मैन है वो क्या पहना हुआ है, रेड कैप, लाल टोपी पहना हुआ है। लाल टोपी पहनने का मतलब है, इसका सिंबल है लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता। नेक्स्ट हम देखते हैं जो पेरिसियंस लोग हैं, यानी कि पेरिस में रहने वाले लोग एक प्लानिंग करते हैं। क्या योजना बनाते, बहुत ही भयंकर योजना बनाते हैं। कैसी योजना थी, इंजेरेक्शन। इंजेरेक्शन का मतलब होता है वायलेंट एक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी कि एक ऐसा हिंसक विद्रोह करने की योजना बनाते हैं। ये ऐसा हिंसक विद्रोह मीन्स सरकार के अगेंस्ट में हिंसक विद्रोह करने की योजना बनाते हैं ये लोग। ये ऐसा क्यों करते हैं भाई, पेरिस वाले लोग ऐसा क्यों करते हैं, कोई ना कोई इनकी अपनी समस्या है। क्या समस्या थी इनकी, क्या समस्या थी, शॉर्टेज सप्लाई, शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड, यानी कि इनको खाने के लिए भैया नहीं मिल रहा है इन लोगों को, यानी कि जो फूड की सप्लाई है बहुत ही कम है, और जो फूड अवेलेबल है उसके भी प्राइसेस बहुत हाई है, इन लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है। तो लोग जब लोगों को खाने के लिए नहीं मिलेगा, लोग बेरोजगार रहेंगे, तो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। इसी प्रकार से इन लोगों ने क्या किया, प्लानिंग कर दी। किसकी प्लानिंग, वायलेंट एक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी हिंसक विद्रोह। इसमें क्या किया इन्होंने, 10 अगस्त 1792 यानी कि मॉर्निंग में, सुबह में 10 अगस्त 1792 में क्या किया, जो पैलेस ऑफ ट्यूलरीज है उस पर अटैक कर दिया। और अटैक करने के बाद जो किंग्स के गार्ड्स हैं उनको सबसे पहले मार डाला। जो किंग्स के गार्ड हैं, रक्षक हैं, उनको सबसे पहले मारा। और जो राजा है, राजा को बंदी बना लिया, राजा को बंदी बना लिया काफी घंटों तक। और इसके बाद जो असेंबली है, नेशनल असेंबली ने डिसाइड किया टू इम्प्रिजन रॉयल फैमिली। और जो पूरा इनके रॉयल फैमिली का मतलब है इनके बच्चे हैं, इनके जो और भी परिवार में जो लोग हैं, राजा के परिवार के जितने भी लोग हैं, इनको आदेश दिया गया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। नेशनल असेंबली में क्या डिसीजन लिया, नेशनल असेंबली ने क्या डिसीजन लिया, नेशनल असेंबली ने डिसीजन लिया कि सारे जो रॉयल फैमिली है, राजा का परिवार है, उसको जेल में डाल दिया जाए। तो इसके बाद पूरे राजा का जो फैमिली है, परिवार है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। और इसके बाद इलेक्शन किया जाता है। फ्रांस में इलेक्शन होता है। देखिए इस इलेक्शन में बहुत ही मजेदार बात यह है, 21 ईयर्स का जो भी आदमी, मैन ओनली, याद रखिएगा मैन ओनली, 21 ईयर्स एंड अबव ऑल गॉट राइट टू वोट, सभी को वोट डालने का अधिकार दे दिया, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। लेकिन याद रखना बच्चों, 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुआ था उसमें सिर्फ
किसको राइट टू वोट दिया गया था? जिनकी एज 25 ईयर्स थी और जो 3 दिन के लेबर के जितना पैसा टैक्स के रूप में देते थे, उन्हीं को राइट टू वोट था, सभी को राइट टू वोट नहीं था। लेकिन अभी जो इलेक्शन हो रहा है उसमें 21 ईयर्स के जो भी मैन है, ओनली मैन, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सभी को राइट टू वोट दे दिया गया है। अब इसमें देखते हैं न्यू असेंबली का इलेक्शन हो गया है, न्यू असेंबली का नाम रखा गया है, कन्वेंशन रखा गया है। अब इन्होंने क्या किया, 21 सितंबर 1792 को एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया फ्रांस में। क्या था? दे अबोलिश्ड मोनार्की एंड एस्टैब्लिश रिपब्लिक, यानी कि पूरी तरह से जो मोनार्की का जो सिस्टम था वो खत्म कर दिया और फ्रांस को क्या डिक्लेयर कर दिया था? रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया है। रिपब्लिक का मतलब पहले ही बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं। रिपब्लिक मीन्स पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट एज वेल एज हेड ऑफ द स्टेट। तो इस प्रकार से फ्रांस में रिपब्लिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो जाती है। नेक्स्ट है जो राजा है जिसको गिरफ्तार कर लिया गया था, तो अब इसका क्या किया गया? इस पर कोर्ट में केस चलता है और कोर्ट में इनको दोषी पाया जाता है। किसके लिए दोषी पाया जाता है? ट्रीजन के लिए, यानी कि देशद्रोह का आरोप लगता है इनके ऊपर, क्योंकि इन्होंने पड़ोसी राजाओं को से गुप्त रूप से बातें करके अपने देश पर अटैक करने के लिए बोला था। तो इस पर ये देशद्रोह का आरोप लगता है इन पर, और देशद्रोह के आरोप में इनको सजा होती है, फांसी की सजा दी जाती है इनको, सेंटेंस टू डेथ। और ये 21 जनवरी 1793 को पैलेस दे ला कॉनकॉर्ड में इनको पब्लिकली, यानी कि जनता के सामने फांसी दे दी जाती है। और कुछ दिन के बाद इनकी जो पत्नी है मेरी एंटोइनेट, उनको भी फांसी की सजा दे दी जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा फ्रांस के अंदर कैसे कंप्लीटली मोनार्की है, वो मोनार्की जो सिस्टम है वो खत्म कर दिया जाता है और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है। So thank you dear students, please like, share and subscribe.